नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव से एक्शन में प्रियंका गांधी बोली, यूपी में दूंगी अधिक वक्त, बीजेपी की नाकामियां सामने लाएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा यूपी इलेक्शन का। बीजेपी पर बरसे राजभर, बोले यूपी में चुनाव पास आ गया है, बहुत जल्दी ईडी और सीबीआई भी आ जाएगी। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई कम करने के लिए लालू ने दिया नुस्खा, कहा एनडीए हटाओ महंगाई घटाओ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा हटाओ और महंगाई घटाओ तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। इस चुनाव से एक्शन में प्रियंका बोली, यूपी में दूंगी अधिक वक्त, बीजेपी की नाकामियां सामने लाएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव एवं पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को कहा कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में दूसरे दलों से गठबंधन को लेकर उनकी पार्टी ओपन माइंडेड है, लेकिन ऐसा कोई भी समझौता पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में अन्य पार्टियों से गठबंधन को लेकर वे अपने ओपन माइंडेड हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि अभी वह यह नहीं कह सकती कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन करेगी। हालांकि कोई भी गठबंधन पार्टी के हितों की कीमत पर नहीं होगा। प्रियंका ने खुद के उत्तर प्रदेश के राजनीतिक फलक से अक्सर गैर हाजिर रहने के विपक्ष के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वह उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पर्यटक नहीं है और वह पिछले करीब 1.5 साल से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क में है। अब वह उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावे कर सत्ता हथियाने वाली भाजपा की असलियत अब जनता के सामने पूरी तरह जाहिर हो गई है और कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की इन्हीं नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। प्रियंका गांधी के इस बयान पर ट्विटर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। कृष भाटिया ने लिखा, प्रियंका के इस बयान का मतलब है कि हमारी वाट लगी पड़ी है, भाई कोई साथ में आ जाओ, नहीं तो हमको एक भी सीट नहीं मिलेगी। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा उसकी नैया डूब जाए। सुभाष ने लिखा, मरता क्या न करता, यूपी में बीजेपी के खिलाफ माहौल नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन, बीजेपी पर बरसे राजभर, बोले यूपी में चुनाव पास आ गया, बहुत जल्दी ईडी सीबीआई भी आएगी। जी हां दोस्तों, अक्सर अपने बयानों से चर्चा में बने रहने वाले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने वाला बयान दिया है। रविवार को सीतापुर में ओम प्रकाश राजभर धनगर समाज की बैठक में पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यूपी में चुनाव आ गए हैं तो बहुत जल्द सीबीआई और ईडी भी आ जाएगा। योगी सरकार के मंत्री रहे राजभर ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक चीरहरण हुआ था महाभारत में तो कौरवों का नाश हो गया था, बीजेपी सरकार में 3 चीरहरण हुआ है। लखीमपुर खीरी के साड़ी कांड को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि महिला सपा कार्यकर्ता के साथ चीरहरण हुआ, पूरे प्रदेश में लोकतंत्र का चीरहरण हुआ। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पार्टी को झूठ की प्रयोगशाला बताया। उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे तब भारतीय जनता पार्टी थी, अब बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी है। राजभर ने निशाना साधते हुए कहा कि अब बीजेपी पर गुजरातियों का कब्जा है। जनसंख्या नियंत्रण पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगी, बल्कि महिलाओं और युवाओं को शिक्षित करने से जनसंख्या नियंत्रण होगी। धर्मांतरण के सवाल पर राजभर ने कहा कि चुनाव के समय ही सरकार को धर्मांतरण की याद आती है, जैसे चुनाव आता है धर्मांतरण शुरू हो जाता है। ओम प्रकाश राजभर ने आतंकवादी घटना पर बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी घटना जो दिखा रहे हैं इस पर पूर्व डीजीपी का बयान आया है कि एक ही घटना क्यों इसको दूसरी घटना गढ़ो। उनके कहने का तात्पर्य साफ झलक रहा था कि लखनऊ में पकड़े गए आतंकी घटना फर्जी है, चुनाव आ गया है, इस तरह की स्कीम ला रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा 2022 में हमारी सरकार बनेगी जहां 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम 5 साल में अलग अलग जातियों के हों। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई कम करने के लिए लालू ने दिया नुस्खा, कहा एनडीए हटाओ महंगाई घटाओ। जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने महंगाई कम करने को लेकर रविवार को एक नुस्खा शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा है कि महंगाई कम करने का नुस्खा दे रहा हूं, एनडीए हटाओ महंगाई घटाओ। दरअसल राजद 18 और 19 जुलाई को बिहार में महंगाई के खिलाफ अपना आंदोलन कर रही है। महंगाई को लेकर राजद केंद्र सरकार के साथ ही साथ नीतीश सरकार को भी जिम्मेदार माना है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रिकॉर्ड ही नहीं तो कैसा शासन, नीतीश राज यानी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का शासन। बढ़ती महंगाई पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन सत्ताधारी दलों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत ने आग में घी का काम कर रहा है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल गैस सहित रसोई की तमाम चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी कर गरीबों को कमर तोड़ दिया है। कोरोना काल में एक
तरफ हजारों लोगों की नौकरी चली गई, वहीं दूसरी ओर कॉर्पोरेट घरानों की तिजोरी भरने में केंद्र की एनडीए सरकार अपना समर्थन दे रही है। इधर जेडीयू ने महंगाई के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन को दिखावा करार दिया। जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने राजद के प्रदर्शन को रस्म अदायगी बताया। उन्होंने कहा कि जनता से विपक्ष की भूमिका से क्या मतलब है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनको मुद्दे को मुद्दा की तरह लेना चाहिए। वे केवल आराम करते हैं और फिर रस्म अदायगी के लिए प्रदर्शन करते हैं। अगली खबर की तरफ, सपा ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्यीय कमेटी बनाई, 33 जिलाध्यक्ष भी नियुक्त। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6 से 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य के सभी छोटे बड़े दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की 51 सदस्यीय कमेटी बनाई है। साथ ही 33 जिलों में इसके जिलाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि सपा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने प्रमुख संगठनों को फिर से सक्रिय करने में जुट गई है। बता दें कि सपा के प्रमुख संगठनों में ज्यादातर पद खाली हैं। दरअसल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव के बाद इन इकाइयों की कार्यकारी समितियों को भंग कर दिया था। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आगामी चुनावों को देखते हुए नई रणनीति बनाई है। बसपा एक बार फिर ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करने जा रही है। इसके लिए सतीश चंद्र मिश्रा को जिम्मेदारी मिली है। ये ब्राह्मण सम्मेलन 23 जुलाई से अयोध्या से शुरू होगा। सतीश चंद्र मिश्रा अयोध्या में मंदिर दर्शन के बाद ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू करेंगे। पहले चरण में 23 जुलाई से 29 जुलाई तक लगातार 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में जिलेवार यह सम्मेलन किए जाएंगे। बसपा का यह चुनावी अभियान 2007 की तर्ज पर होगा। शुक्रवार को लखनऊ में पूरे प्रदेश से 200 से ज्यादा ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता बसपा दफ्तर पहुंचे थे, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मायावती 2007 के फॉर्मूले पर वापस लौट रही हैं। वे 2022 में दलित ब्राह्मण ओबीसी के फॉर्मूले पर चुनाव में उतरेंगी। उधर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की पकड़ मजबूत करने के लिए जुट गई है। इसी के तहत प्रियंका शनिवार को उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर पहुंची। प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी में सपा नेता अनीता यादव से भी मुलाकात की। अनीता यादव से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में बदसलूकी का मामला सामने आया था। प्रियंका ने कहा कि वे एक महिला होने के नाते अनीता यादव से मिलने आई हैं। यहां किसी दल के रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव, गठबंधन पर प्रियंका गांधी ने खोले पत्ते, बोली परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत में आगामी चुनाव के लिए गठबंधन करने पर कहा कि हमारा मकसद भाजपा को हराना है, इसके लिए हम परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि हम ओपन माइंडेड हैं, पर हमें गठबंधन से नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारा संगठन और पार्टी हित को चोट पहुंचे। हम आगे की परिस्थितियों के हिसाब से अपनी रणनीति तय करेंगे। इसके पहले शनिवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो बिना रुके और बिना डरे चुनाव तक 24 घंटे काम करें, तभी विधानसभा चुनाव में सही नतीजे मिलेंगे। उन्होंने पिछले 1.5 साल की पार्टी की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि हमने न्याय पंचायत स्तर तक संगठन पहुंचाया है, इस पर हर कांग्रेसी को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं, संगठन मजबूत हुआ है। जो संगठन हमने बनाया है उसकी भाग्य रेखा आपके हाथों में है। अगर एकजुट होकर जी जान से अगले 7 महीने हमने काम किया तो विधानसभा चुनाव में अच्छे नतीजे मिलेंगे। 2019 के बाद जहां भी संघर्ष हुए या आमजन परेशानी में पड़े, कांग्रेस कार्यकर्ता सबसे पहले पीड़ितों के पक्ष में खड़ा हुआ। कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कोरोना में जरूरतमंदों तक सबसे पहले व सबसे ज्यादा मदद पहुंचाई। प्रियंका ने आह्वान किया कि पार्टी कार्यकर्ता जनता के मुद्दों, संघर्ष व भावनाओं से जुड़े, नए लोगों को संगठन से जोड़ें, पर पुराने और वरिष्ठ लोगों को साथ लेकर चलें, तभी संगठन मजबूत होगा। यूपी में पार्टी संगठन में आप सब नई ऊर्जा लाए हैं, आपके कारण ही कांग्रेस चर्चा में आई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी नेता शरद पवार का पीएम मोदी को पत्र, कहा सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में और सुधार की जरूरत। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सहकारी बैंक में वर्तमान में हो रही समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस क्षेत्र में कुछ विसंगतियों और कानूनी अक्षमता पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने 97 संवैधानिक संशोधन के बारे में चर्चा की। उन्होंने लिखा कि सहकारी बैंकिंग क्षेत्र राज्य का मामला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र का कोई भी हस्तक्षेप असंवैधानिक होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा ने सहकारी क्षेत्र के लिए कानून बनाए हैं और केंद्र को राज्य द्वारा तैयार किए गए कानून में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। पवार ने कहा कि वर्तमान में केंद्र द्वारा संशोधित अधिनियम बोर्ड के गठन और अध्यक्ष के चुनाव, प्रबंध निदेशक की नियुक्ति आदि के संबंध में सहकारी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को खत्म करता है। बता दें कि इससे पहले भी शरद पवार ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए सहकारिता मंत्रालय पर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र का नवगठित मंत्रालय बहुराज्यीय सहकारी
संस्थानों के बारे में है। पवार ने कहा था कि एक से ज्यादा राज्यों में, जिसे बहुराज्यीय कहा जाता है, पंजीकृत सहकारी संस्थानों पर एक राज्य नियंत्रण नहीं रख सकता और उस पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। उन्होंने कहा था कि ऐसे बहुराज्यीय सहकारी संस्थानों के बारे में कोई फैसला करना केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग के तहत आता है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा कोई नया फैसला नहीं है। जब मैं केंद्र सरकार में था तो यह तब भी था, लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया एक अलग तस्वीर पेश कर रहा है कि केंद्र का सहकारिता मंत्रालय महाराष्ट्र में सहकारी आंदोलन पर कब्जा जमा सकता है या उसे खत्म कर सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में नया सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जो पूर्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में एक छोटा विभाग था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस नए मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समान नागरिक संहिता से जुड़े एक सवाल पर पवार ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले लेती, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हमें इस पर केंद्र सरकार के रुख का इंतजार है। एक बार जब वे इसे पास कर देंगे तभी हम इस पर कुछ कह सकते। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।